जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षाओं को जो है लगातार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन कर लिया है। और हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्लासेस जो हैं वो लगातार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने आर्टिकल 45 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 45 है उसके बारे में जान लिया था। आज हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन। देखिए, हमारा जो लाइव मॉक टेस्ट है एवरी फ्राइडे होता है, तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि एवरी फ्राइडे प्रत्येक शुक्रवार को जो हमारी सुपर 30 सीरीज है, 30 बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंतर्गत कराए जाते हैं। जो क्लास है लाइव होती है प्रत्येक शुक्रवार को, तो इस क्लास के अंतर्गत आपको ज़रूर से ज़रूर जो है आना है। ठीक है, तो लाइव मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएंगे, साथ ही साथ अपने साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उनके लिए ये मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस मॉक टेस्ट को आप सभी लोग ज़रूर लगाएं और साथ ही साथ सभी लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हम जो भी 30 क्वेश्चन करते हैं उनके जितने भी ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस का जो पोस्टमार्टम किया जाता है उससे लगभग 30 क्वेश्चंस कराए जाते हैं और लगभग आप 150 क्वेश्चंस जो है क्लास के अंतर्गत करते हैं। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये आपके लिए जो क्लास है रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो शुक्रवार को जरूर सभी लोग लाइव जुड़ेंगे शाम को 7 बजे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। लास्ट क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 45 तक स्टडी कर लिया था, जिसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य था कि वह 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करेगा। बाद में उसे आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया हमारा, और जो 6 से 14 वर्ष की कंडीशन थी, 6 से 14 वर्ष वाली जो कंडीशन थी उसे बदल कर 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो आज हम आर्टिकल 46 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 47? कहता है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा। कि जो भी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग है या जो अदर बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए किसका प्रबंध करे? शिक्षा का प्रबंध करे, साथ ही साथ उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। क्यों किया गया ऐसा? देखिए, जो भी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति लोग जनजाति वाले लोग हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जो है, हम सभी जानते हैं जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद से ही हमारे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जो है लगातार अलग रहे हैं। निर्णय लेने में कभी भी इन लोगों का जो एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए उस प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तो जो मुख्य धारा होती है समाज में, उस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया है डीपीएसपी के अंतर्गत, कि जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, जो भी अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा और उनके लिए जो इकोनॉमिकल हित होते हैं उनको बढ़ावा देगा। किसका कर्तव्य होगा? तो ये राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत, चाहे वो हम रिजर्वेशन देते हों इन लोगों के लिए, ठीक है, जॉब्स के अंदर आप देखते हैं आरक्षण दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र सेक्टर में आप जाएंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। यहाँ तक कि जो रोजगार होते हैं, जो नौकरी होती हैं, प्रमोशन में भी जो आरक्षण इन लोगों को दिया जाता है। क्यों? समाज की मुख्य धारा में ये लोग शामिल हों, समाज में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत ये लोग शामिल होंगे। इसके लिए ये दायित्व निर्धारित किया गया है आर्टिकल 46 के अंतर्गत राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 47 के बारे में। तो आपको याद रखना है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की बात की जाएगी डीपीएसपी में, तो आप कहेंगे आर्टिकल 46 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 47 के ऊपर। तो अभी हम लोग अगर बात करेंगे शिक्षा के बारे में, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक सवाल हम करते हैं, डीपीएसपी में शिक्षा का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है? मैं ऑप्शन दूंगा, आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, ऑप्शन ए
बी, ऑप्शन सी है ये 46 और ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होगा इन सभी में, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी में जो है शिक्षा का उल्लेख मिलता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है किस आर्टिकल के अंतर्गत शिक्षा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल 47 की ओर कहता है, क्या कह रहा है हमारा आर्टिकल 47? पोषाहार स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है आर्टिकल 47 के अंतर्गत कि भाई क्या करेगा, पोषण स्तर में लोगों के सुधार करेगा। बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। अभी वर्तमान में पोषण 2.0 चल रहा है, या जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें मिड डे मील की जो योजना चलाई जाती है, जिससे जो जनता है या जो समूह है उनके पोषण स्तर में सुधार हो, साथ ही साथ जीवन का स्तर उनका अच्छा हो, जीवन स्तर अच्छा हो, है ना। और लोक स्वास्थ्य के लिए, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये तीन चीजों का अगर उल्लेख पूछा जाएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत डीपीएसपी में मिलता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य शब्द का उल्लेख मिलता है। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए बहुत सारी योजनाएं स्वास्थ्य से रिलेटेड हों चाहे वो पोषण से रिलेटेड हों, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम समय समय पर चलाई जाती हैं, जिससे भी जो वंचित वर्ग है उसका स्वास्थ्य का स्तर अच्छा रहे, ऊंचा रहे, ठीक है, जीवन का स्तर भी ऊंचा रहे, साथ ही साथ जो पोषण का स्तर, कुपोषण के जो शिकार हो जाते हैं बच्चे, वो उनमें ना हो, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं राज्य चलाता है। और इसका उल्लेख अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आर्टिकल 47 के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से दायित्व हैं, तो हमने अच्छे से पढ़ लिए। पोषण स्तर को में सुधार करना, जीवन स्तर अच्छा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल 48। देखिए, अगर मैं डीपीएसपी में आपसे बताऊंगा तो आपको आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में क्लास में जब हम समाप्त कर रहे होंगे डीपीएसपी को, जब क्लास को हम समाप्त कर रहे होंगे तो लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 48, तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, राज्य क्या करेगा, कृषि को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा और पशुपालन को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, राज्य को बढ़ावा देना होगा किस किस को बढ़ावा देना होगा, तो आप कहेंगे कृषि को और पशुपालन को, पशुपालन को। तो यहाँ आप एक चीज समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ इन आर्टिकल से, जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, चाहे वो 47 हो और 48। तो 47 की बात की जाए, पोषण स्तर में सुधार कर रहा है, साथ ही साथ जीवन स्तर को भी अच्छा कर रहा है और लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्य कर रहा है। और आर्टिकल 47 में ही आप याद रखेंगे मद निषेध का उल्लेख किया गया है। शराबबंदी का जो उल्लेख है डीपीएसपी में किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 47 के अंतर्गत जो है मद निषेध, शराबबंदी का उल्लेख मिलता है कि राज्य क्या करेगा, राज्य का दायित्व होगा जो शराबबंदी होती है उसके द्वारा की जाएगी, या मद को जो निषेध किया जाना है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 47 से। तो आर्टिकल 47 से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारा मद निषेध है, शराबबंदी। आप सभी लोग जानते होंगे बिहार सरकार के द्वारा सभी प्रकार के शराबों पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाए गए। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेख मिलता है मद्य निषेध का, आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 47। इसलिए ये आर्टिकल जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शराबबंदी का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछ सकता है कि जो मद्य निषेध है उसका उल्लेख किस में मिलता है, फंडामेंटल राइट्स में, नागरिकता में, डीपीएसपी में, या किसी में भी नहीं मिलता। तो यहाँ आपका आंसर सही होगा डीपीएसपी में। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आर्टिकल 47 के अंतर्गत मद निषेध शब्द का जो उल्लेख है वो हमारे आर्टिकल में मिलता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कोई भी सरकार जो है वो अपने भले अपने लिए या मतलब सिर्फ अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी है शराबबंदी शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा या दायित्व होगा कि वो कृषि को बढ़ावा दे, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर इकोनॉमिकल
निर्धारित है वो किस पे निर्धारित है? हमारी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जब आप इकोनॉमिक में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा एक शब्द कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। तो राज्य क्या करेगा? कृषि को बढ़ावा देगा, पशुपालन को बढ़ावा देगा, जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी देखभाल करेगा। साथ ही साथ गौवध निषेध का उल्लेख, गौवध निषेध का उल्लेख गौवध का मतलब जितनी भी गाय होती है उनके वध को जो है निषेध किया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 48 के अंतर्गत गौवध निषेध का उल्लेख मिलता है। हाल ही में आप देख रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा गौवध को निषेध कर दिया गया है। तो आप समझ रहे हो कि सरकार हिंदूवादी सरकार है या बीजेपी की सरकार जो है वो गाय पर प्रतिबंध लगा रही है सिर्फ अपने किसके लिए? चुनाव के लिए, अपनी सीटों के लिए, अपने हिंदूवादी नीति को बढ़ाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 48 के अंतर्गत ही गोवध निषेध शब्द का उल्लेख आपको मिलेगा जब आप आर्टिकल 48 को पढ़ रहे होंगे। क्या कह रहा होगा? कह रहा होगा राज्य कृषि को बढ़ावा देगा, पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा गौवध का निषेध करेगा। राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। राज्य को ऐसे निर्देश दिए गए हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, तो आप किसी भी राजनीति से न जुड़ते हुए जो भी हमारा संविधान कहता है उसको अच्छे से समझेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे। देखिए, जब तक हम अपने संविधान को नहीं जानेंगे तब तक हमारे पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों को हम नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो हमारा विकास है वो होना संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान का जो समय है लगातार आपको सूचनाएं अगर आपके पास सही नहीं उपलब्ध होंगी तो आप जो है वो परेशानी में फंस सकते हैं। तो जितनी भी पोस्ट आपके पास आती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे फेसबुक पे, आप शेयर करते हैं उन्हें सोच समझ के शेयर करें, क्योंकि वर्तमान में जो साइबर सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही हैं। तो हम लगातार क्या करते हैं कि जो नकारात्मक पोस्टें होती हैं उन्हें शेयर करते हैं और बाद में पता चलता है कि हम पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो किसी भी नकारात्मक जो भी कमेंट हो या शेयर हो या जो भी आपके पास पोस्ट आती है उसको आप रिप्लाई नहीं करेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, पहले आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा आपका एक पोस्ट को शेयर करने से आपका भविष्य खराब हो, उससे बढ़िया हम अच्छे से पढ़ें सारी चीज़ों को। तो आपसे मैं आर्टिकल 47 में पूछूंगा तो आप कीवर्ड याद रखेंगे, मद निषेध की बात की गई है। आर्टिकल में 48 की बात करूंगा तो आप कहेंगे गौवध निषेध की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 47 और 8 से इतनी दो चीज़ें आपको याद रखनी है बस। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 49। क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण करेगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा। तो राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ये जितनी भी कलात्मक वस्तु हैं उनका संरक्षण करेगा, उनकी देखभाल करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। यह क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। और किसके अंतर्गत यह उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 49 के अंतर्गत डीपीएसपी में उल्लेख मिलता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं या कलात्मक वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50। क्या कहता है आर्टिकल 50? राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाने चाहिए। जो हमारी लोक सेवाएं होती हैं, लोक सेवाओं में शब्दों को समझिए। जो कह रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका। पृथक्करण न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? न्यायपालिका और कार्यपालिका में तो हम कार्यपालिका और न्यायपालिका वैसे तो पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ समझिए जो हम डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट में एक आपने पद सुना होगा कलेक्टर का पद, या जिसे हम डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम के पास क्या होती है? कार्यपालिका की भी शक्तियाँ होती हैं और न्यायपालिका की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए तो उनके आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो राज्य ने हमारे जो डीपीएसपी में निर्धारित किया है कि जो कार्यपालिका है लोक सेवाओं में और न्यायपालिका,
इनकी भी जितनी भी शक्तियां हैं उनमें पृथक्करण होना चाहिए। डेट मीन्स अलग अलग शक्तियां होनी चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति के अंतर्गत दोनों शक्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अपनी शक्तियों का मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। और जो हमारा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसका उल्लंघन होता है यहाँ। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 50 के अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत मिलता है। आपसे पूछा जाएगा, अगर पद आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों शक्तियां जो हैं प्राप्त होती हैं। तहसील में हम बात करेंगे तो एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, उपजिलाधिकारी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 49 मैंने आपको बताया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 50 की अगर हम बात कर रहे होंगे तो लोक सेवाओं में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है उसके पृथक्करण से संबंधित है। तो जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल थे, जितने भी इंपोर्टेंट कीवर्ड हो सकते थे डीपीएसपी से, मैंने सारे आर्टिकल आपको अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा, लास्ट हमारा आर्टिकल होगा, उसके बारे में एक बार और जान लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51। यहाँ मिस्टेक से जो है वो आर्टिकल 50 लिखा है, तो आप इस चीज़ को सही करेंगे, यहाँ आर्टिकल 51 होगा, ठीक है, आर्टिकल 51। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 51 क्या कहता है। तो आप पढ़ रहे होंगे, पहला पॉइंट नोट लिखा हुआ देख रहे होंगे कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो सबसे पहले पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति शब्द का उल्लेख किसके अंतर्गत मिलता है, तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति शब्द का उल्लेख जो है डीपीएसपी में मिलता है। और आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति शब्द का उल्लेख मिलता है। और क्या कहा गया आर्टिकल 51 में, कहा गया राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित रखे तथा सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी अभिवृद्धि या कदम उठा सकता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? राज्य उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी भी देश से हमारा सीमा विवाद चल रहा है, तो युद्ध ना करके शांति के माध्यम से हम क्या करें? सीमा विवाद का निपटान कर लें। हो सकता है संधि के माध्यम से हम विवाद का निपटान कर सकते हैं, या किसी भी समझौते के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम उस विवाद का निपटारा कर सकते हैं। यही आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। भाई अगर हमारा किसी भी देश से सीमा विवाद है, ठीक है, ये सीमा विवाद हमारा है, मान लीजिए किसी भी देश से, यहाँ कोई भी अन्य अदर कंट्री हो सकती है, तो हमारा ये जो सीमा विवाद है, तो एक तरीका क्या है, हम यहाँ पर हमला करके डायरेक्ट अपना जो सीमा विवाद है वो समाप्त कर सकते हैं। डेट मीन्स इस कंट्री का कहना है कि जो सीमा है आपकी यहाँ तक है, जबकि आपका कहना है हमारी सीमा जो है क्षेत्र तक है, तो जो इतना एरिया बचा इस पर तो इसका कब्जा हो गया। तो इसको समाप्त करने के लिए एक तरीका क्या है कि हम युद्ध करें और हम पूरी इस भूमि को अपने कब्जे में ले लें। किसके माध्यम से? युद्ध के माध्यम से। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, हम इस देश से बात करें और शांति के आधार पर, शांति के माध्यम से या किसी संधि के या समझौते के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इस सीमा विवाद को निपटा सकते हैं। तो आर्टिकल 51 ही कहता है कि युद्ध ना करके हम शांति के माध्यम से क्या करें, इस जो केस था या जो एरिया था, डिस्प्यूट्स का जो एरिया था, उसको समाप्त करें। यही आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कदम उठाने होंगे वो राज्य के द्वारा उठाए जाएंगे। याद रखेंगे ये क्यों इंपोर्टेंट आर्टिकल 51 हो जाता है, तो आप याद रखेंगे भारतीय विदेश नीति का अगर आधार पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखेंगे भारतीय विदेश नीति का आधार आर्टिकल 51 है। भारतीय विदेश नीति का आपको उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है, इसलिए भारतीय विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है या बेस है इसका। कौन? आर्टिकल 51। तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जो आर्टिकल 51 है वो किस नीति का आधार है या इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो आधार है, कौन सा आर्टिकल है, तो आप वहां बता रहे होंगे भारतीय विदेश नीति का जो आधार है वो आर्टिकल 51 भारतीय विदेश नीति का आधार है। वर्तमान में अगर बात की जाएंगे विदेश मंत्री, तो एस जयशंकर हमारे जो है विदेश मंत्री है। विदेश मंत्रालय पीएम के पास होता है ज्यादातर, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। तो मैंने सारे आर्टिकल 36 से 51 तक लेकर जो भी डीपीएसपी के अंतर्गत इंपोर्टेंट थे
हमने की पॉइंट के माध्यम से जो सारी क्लासेस कवर की हैं, 3 से 4 क्लासेस के अंतर्गत हमने डीपीएसपी की कक्षाओं को समाप्त किया है। तो एक बार मैं अभी हमने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं डीपीएसपी के अंतर्गत वो मूल संविधान में सम्मिलित थे, उन आर्टिकल पर चर्चा कर ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे उन आर्टिकल्स पर जो मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे। अगर मूल संविधान में नहीं थे तो डेट मीन्स उन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया हो। तो उन आर्टिकल्स पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है संविधान संशोधन करके डीपीएसपी में जोड़े गए आर्टिकल्स। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको याद रखना है ये मूल संविधान में नहीं होंगे। मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो संविधान संशोधन करके डीपीएसपी के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उन आर्टिकल्स पर यहाँ चर्चा कर रहे होंगे। और सबसे पहला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 39A। संशोधन करके हमने आर्टिकल 39A में क्या जोड़ा है तो आप याद रखेंगे, आर्टिकल 39A के अंतर्गत हमने संविधान संशोधन करके निशुल्क विधिक सहायता, कई बार शब्द प्रयोग होता है या क्वेश्चन पूछा गया है कि निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 39A के अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता व समान न्याय उपलब्ध कराना, सभी के लिए समान न्याय उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 39A के अंतर्गत। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उसे राज्य के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 39A के अंतर्गत। सवाल हमारे पास तो पूछे जा सकते हैं दूसरी टर्मोलॉजी इस्तेमाल करके भी, कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी है तो राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, उसे निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि उसे जो न्याय है वो समान रूप से मिल सके। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आर्टिकल 39A के अंतर्गत जो है निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख मिलता है। बाद में हमने जोड़ा है, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है। तो आर्टिकल 47 मैंने आपको बताया किसका उल्लेख मिलता है, मद्य निषेध का, शराबबंदी का उल्लेख आर्टिकल 47 में मिलता है। फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल 48 में किसका उल्लेख मिलता है, तो मैंने बताया गौवध जो निषेध है इसका उल्लेख आर्टिकल 48 के अंतर्गत मिलता है। उसी के अंतर्गत हमने संशोधन करके एक और आर्टिकल को जोड़ा है, आर्टिकल 48। क्या है आर्टिकल 48, पर्यावरण संरक्षण करना तथा संवर्धन करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा और इसे संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 48 में अगर बात की जाएगी किसको जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 48A के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संवर्धन का मतलब वृद्धि करना पर्यावरण में, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 48 के अंतर्गत। यह भी मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष बालकों की निःशुल्क शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। अगर हम बेसिक बात करेंगे, यहाँ से अगर हम बेसिक बात कर रहे हैं आर्टिकल 45 के बारे में, बेसिक मूल बात जो अगर करें तो आर्टिकल 45 कहता था, 45 राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बालकों की 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का प्रबंध करेगा। पहले अगर हम बात करें तो ये शब्द इस्तेमाल तो होता था आर्टिकल 45 के अंतर्गत कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध करेगा। जैसे ही हमने संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष का जो डीपीएसपी के अंतर्गत सम्मिलित था उसे हमने किस में कर दिया, मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार
86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हमने मौलिक अधिकार में आर्टिकल 81A के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। जैसे ही हमने इसमें मूल अधिकार में इस शब्द को इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब जो डीपीएसपी था अब ये तो समाप्त हो गया, क्योंकि इसे हमने क्या कर दिया, मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया। अब ये फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है, अगर नहीं भी कोई पूर्ति करेगा तो हम इस आधार पर न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, और सरकार के द्वारा हमारी जो शिक्षा है उसकी पूर्ति की जाएगी। तो फिर क्या किया, जैसे ही हमने इसे 6 से 14 वर्ष को 21A में सम्मिलित किया, आर्टिकल जो 45 था उसकी टर्मिनोलॉजी में परिवर्तन करके जो 6 से 14 वर्ष शब्द इस्तेमाल किया था उसे हमने क्या कर दिया, 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब वर्तमान में अगर हम पूछेंगे आर्टिकल 45 क्या कहता है, तो आर्टिकल 45 कहता है राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 0 से 6 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रबंध करेगा। क्या कहता है आर्टिकल 45? वर्तमान की अगर बात की जाएगी तो वर्तमान में 0 से 6 वर्ष सम्मिलित था, जबकि मूल संविधान में 6 से 14 था। दोनों चीजें इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। मूल संविधान में 6 से 14 वर्ष, जबकि वर्तमान संविधान में 0 से 6 वर्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो ये जितने भी संविधान संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी के अंतर्गत जोड़े गए हैं, जो इंपोर्टेंट थे हमारे लिए, हमने सारी चीजों पर चर्चा कर ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम हमारा अगला पॉइंट है जो, तो हमने डीपीएसपी भी पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार भी जो है हमने पढ़ लिए हैं। तो आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, 12 से 35 का हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने 36 से 51 में जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल थे दोनों को समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीएसपी की आलोचना के बारे में। जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं उनकी आलोचना की जाती है। किस आधार पर आलोचना की जाती है? ठीक है, सबसे पहला आधार आलोचना का है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर आपके मौलिक अधिकारों की पूर्ति नहीं की जाती है या आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस आधार पर आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे डीपीएसपी के अंतर्गत ऐसा उल्लेख नहीं है। अगर आपकी डीपीएसपी की पूर्ति नहीं करता है राज्य, ठीक है, तो इस आधार पर कि डीपीएसपी की पूर्ति नहीं की जा रही है, इस आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपी जो है सरकार के कर्तव्य हैं। जरूरी नहीं है सरकार इनकी पूर्ति करेगी। जैसे जैसे सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धि होगी वैसे वैसे सरकार क्या है, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तित करते रहेगी। आर्टिकल 45 को आर्टिकल 21 में सम्मिलित कर दिया। ऐसे ही सरकार के पास जैसे जैसे संसाधन की उपलब्धता होती जाएगी वैसे वैसे वो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या करेगी, प्रदान कर देगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि डीपीएसपी का आप पूरा नहीं कर रहे तो इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं केस करने के लिए। नहीं भाई, कि हमारे डीपीएसपी जो है वो उनकी पूर्ति नहीं हो रही है इसलिए हम इस आधार पर केस कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। सरकार चाहे तो लागू करेगी और ना उसका मन नहीं होगा तो वो लागू नहीं करेगी। बाधित नहीं है सरकार पर, बाध्य नहीं है, ये याद रखेंगे। ये तो पहली आलोचना इसी आधार पर होती है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि इन्हें न्यायालय में परिवर्तनीय होना चाहिए था। अगर न्यायालय में परिवर्तनीय हो जाते तो फिर डीपीएसपी को अलग से जोड़ने की जरूरत ही क्या थी, फिर तो मौलिक अधिकारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं के, बहुत इंपॉर्टेंट वक्तव्य है केटी साहा का। ठीक है, केटी साहा के अनुसार, केटी साहा ने जो डीपीएसपी की आलोचना की है इस आधार पर की है, उनका कहना है कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया है। बैंक चाहे तो इस चेक की पूर्ति करे, ना चाहे तो चेक की पूर्ति ना करे। इसका मतलब राज्य के लिए एक ऐसा चेक है ये, जैसे ही राज्य के पास संसाधन होंगे या सर जब राज्य का एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं मन होगा तब राज्य डीपीएसपी की पूर्ति करेगा। कई बार सवाल पूछा गया है, यह कथन किसका है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, तो वहां केटी साहा जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमने डीपीएसपी की आलोचना के जो मुख्य दो आधार हैं वो पढ़ लिए। पहला आधार क्या है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। और केटी साहा ने आलोचना की है कि ऐसे चेक है जब बैंक अपनी सुविधा के अनुसार पूर्ति करते हैं। एक बार सवाल पूछा गया था, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या संबंध है, मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है? दोनों, सॉरी, एफ आर बड़े हैं जबकि डीपीएसपी छोटे हैं।
दूसरा ऑप्शन था डीपीएसपी बड़े हैं, पहले का जस्ट अपोजिट, तथा फंडामेंटल राइट्स छोटे हैं। तीसरा ऑप्शन था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के। और लास्ट ऑप्शन था ऊपर दिए गए सभी जो हैं गलत हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो जब ये सवाल पूछा गया था उस समय तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी उसने गलती की थी इसमें। ठीक है, काफ़ी अच्छा और डीपली सवाल था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या फंडामेंटल राइट बड़े हैं डीपीएसपी छोटे हैं, डीपीएसपी बड़े हैं फंडामेंटल राइट छोटे हैं। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? जैसे ही राज्य के पास संसाधन हो जाते हैं वो डीपीएसपी को परिवर्तित कर देता है, किसके अंतर्गत? फंडामेंटल राइट में परिवर्तित कर दिया। तो डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना होगा मौलिक अधिकार साधन का कार्य करते हैं, ये साधन है, जबकि डीपीएसपी साध्य का कार्य करते हैं। जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन होंगे डीपीएसपी को परिवर्तित कर दिया जाएगा एफआर में, और वो क्या बन जाएंगे? वो साधन बन जाएंगे, फिर हम इस आधार पर न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डीपीएसपी की आलोचना किस आधार पर की जाती है? पहला, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, यह एक ऐसा चेक है जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य चाहे तो डीपीएसपी को लागू करे, अगर उसका इच्छा है तो लागू करेगी, नहीं इच्छा है या उसके पास नहीं संसाधन है तो वो लागू नहीं करेगी। इस आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और लास्ट आपको याद रखना है डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एफआर जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ना तो डीपीएसपी बड़े हैं ना ही एफआर बड़े हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है हमारा ग्रेड पाठशाला उसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आज की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का जो चैप्टर है वो समाप्त कर लिया। ठीक है, इसका द एंड हो गया। ठीक है, तो भाग 1 हम पढ़ चुके हैं अभी तक की, अगर हम बात कर रहे होंगे। भाग 2 के बारे में हमने चर्चा कर ली, भाग 3 के बारे में हमने चर्चा कर ली है, और भाग 4 डेट मीन्स भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप याद रखेंगे अभी तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं जो भी हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने भाग 2 के बारे में चर्चा की। ठीक है, फिर हमने भाग 3 पर चर्चा की, और लास्ट में हम लोगों ने जो आज की कक्षा के अंतर्गत समाप्ति की है वो भाग 4 के समाप्ति हमने की है। अगर आर्टिकल्स की बात की जाएगी तो हम पहला याद रखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 के अंतर्गत हमने समाप्त किया था। भाग 2 के अंतर्गत हमने नागरिकता का टॉपिक समाप्त किया था, और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार का चैप्टर हमने भाग 3 के अंतर्गत समाप्त किया। और आज के क्लास के अंतर्गत हमने राज्य के नीति के निर्देशक जो तत्व हैं, तत्वों का अध्ययन किया है। ठीक है, तो अभी तक हम 4 चैप्टर्स को हम अध्ययन कर चुके हैं। भाग 4 का हमने स्टडी कर ली है। ठीक है, भाग 1 हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, और भाग 4 जो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा कर रहे होंगे, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दैट मीन्स क्या मौलिक जो कर्तव्य हैं वो हमारे मूल संविधान में सम्मिलित थे या नहीं। साथ ही साथ अगर सम्मिलित नहीं थे तो कब उन्हें जोड़ा गया है, या सम्मिलित थे तो कहाँ पर सम्मिलित थे। सारी चीज़ों हम मौलिक अधिकार के बारे में जो भी है नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कर रहे होंगे। और एक क्लास के अंतर्गत हम मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं उन सभी सवालों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हर शुक्रवार को हमारा पॉलिटी का जो टेस्ट होता है शाम को लाइव मॉक टेस्ट होता है, तो आप सभी लोग उस टेस्ट को ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।